एक महिला अपनी बहन के बेटों को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि बेटा कल सुबह तुम ज़रा घर पे आ जाना। वो पूछते हैं कि मौसी बात क्या है। वो कहती हैं कि तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, तुम बस आ जाओ, जब तुम घर पे आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। वो कहती हैं ठीक है मौसी, मैं कल सुबह आपके घर पे आ जाऊँगा। अब इसके बाद वो अपने भाई के बेटों को फ़ोन करती है, उनसे भी ऐसे ही कहती है कि बेटा कल सुबह घर आ जाना। वो भी पूछते हैं कि बुआ क्या बात है। तो वो कहती है कि तुम घर पे आओगे तभी मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, तुम बस घर पे आ जाओ। भाई का बेटा भी घर आ जाता है, बहन का बेटा भी घर आ जाता है। अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो इस महिला की एक बेटी है 17 साल की, जो कि 12वीं क्लास में पढ़ती है, ये महिला और भाई और बहन के बेटे क्या करते हैं, इसकी 17 साल की बेटी के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। फिर ये महिला एक धारदार हथियार निकालती है और उसके बाद अपनी ही सगी बेटी की गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। और उसके बाद ये उसकी लाश को लेकर कार में बैठते हैं और घर से कई किलोमीटर दूर एक नहर आती है, उसमें उसके जो नीचे का धड़ है उसको फेंक दिया जाता है और उससे कुछ किलोमीटर और दूर जाते हैं, वहाँ पे एक और नहर होती है, वहाँ पे उसकी गर्दन को फेंक देते हैं। और ये लोग इस कारनामे को इतने सातराना अंदाज से पेश करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि शायद ये पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन इन्हीं की एक गलती से पुलिस इन तक पहुंच जाती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। और फिर इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी बेटी की हत्या की क्यों। और जब इस महिला ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई, तब जाके दोस्तों हमें पता चला कि आखिर इसने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। और आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर इस महिला ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की और उसकी लाश को इस तरह इतनी दूर क्यों फेंक के आई, क्या रहा होगा ऐसा। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से। और मेरठ ज़िले का ही एक थाना है जिसका नाम है थाना प्रतापपुर, और प्रतापपुर के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है बहादुरपुर गांव, और यहीं पे एक रजवाह है। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 4 जून 2025 की दोपहर की। होता क्या है, इस रजवाहे के पास होके कुछ किसान गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक लाश पे पड़ती है, जो लाश एक लड़की की होती है और उसकी गर्दन नहीं होती। अब जैसे ही गांव के लोग ये चीज़ देखते हैं तो वो तुरंत क्या करते हैं, पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस कुछ ही देर में मौके पर पहुंच जाती है। उस रात लाश को जो है जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आसपास के सारे एरिए को अच्छी तरह से छान मारती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। उस लड़की के शरीर पे ना कोई नाम लिखा हुआ था, ना ही कोई पहचान थी, गर्दन थी नहीं। अब इसको कैसे पहचाना जाए, ये लड़की कौन है, कहाँ की है, आसपास की है। तो इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़की का फ़ोटो जो है, जो गर्दन कटी लाश का फ़ोटो है उसे, और ये बात आसपास के सारे पुलिस स्टेशनों में सर्कुलर करवा देते हैं कि एक लाश पाई है, ताकि अगर आसपास के किसी गांव की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट हो तो वो आके इसे पहचान ले। लेकिन कहीं से कोई भी आके नहीं उसे पहचानता, क्योंकि आसपास में कोई भी लड़की गुमशुदा नहीं थी। देखा जाता है कि ये लड़की कम से कम 17-18 साल की रही होगी। अब जब इसका पोस्टमार्टम होता है तो दोस्तों क्या होता है, इस लड़की ने जो सलवार कमीज पहने हुए थे, तो इसकी सलवार में एक जेब होती है और उस जेब के अंदर एक पर्ची होती है। तो डॉक्टर साहब उस पर्ची को निकालते हैं और पुलिस वालों को दे देते हैं कि सर इसकी जेब से ये पर्ची निकली है। और उस पर्ची पे किसी का नाम, अता, पता, ठिकाना, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब जैसे ही पुलिस वाले उस पर्ची को देखते हैं तो पुलिस वालों के पास एक छोटा सा क्लू मिलता है कि ये पर्ची है। अब ये पर्ची पे किसका नाम है ये जानकारी ली जाती है, तो पता चलता है कि नज़दीक का ही एक गांव नगला है, वहीं का रहने वाला एक लड़का है अमन, जो कि बीए का छात्र है। ये उसका नाम है और उसी के अते पते की पर्ची है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सीधे अमन के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लड़की कौन है जिसकी जेब में तुम्हारे नाम की पर्ची निकली है। अब अमन जैसे ही देखता है उस लड़की की बॉडी को तो तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है कि ये हो ना हो आस्था है, इसकी उम्र 17 साल है और ये 12वीं क्लास की छात्र है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम इसे कैसे जानते हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है।
तो वो बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। और आज से लगभग 10 महीने पहले की बात है। आस्था के पास जो है एक मोबाइल है सोशल मीडिया वाला, तो उससे क्या है, वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें चलाती है। अब फेसबुक के जरिए इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती से ये फेसबुक से व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और व्हाट्सएप से ये सीधे मिलना शुरू कर देते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये लोग शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अब इससे पूछा जाता है कि ये लड़की कौन है और कहाँ की रहने वाली है। तब पता चलता है कि ये लड़की जो है मेरठ के थाना दरौला के अंतर्गत एक गांव आता है दादरी, वहाँ की रहने वाली है। इसके पिता का नाम है रमेश, जो कि सीआरपीएफ में तैनात हैं, और इस समय छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तैनात हैं। इसकी माँ का नाम है राकेश और इसके 2 भाई भी हैं जो कि इसके साथ घर पे रहते थे। और इस लड़की का नाम है आस्था और इसकी उम्र 17 साल है और ये 12वीं क्लास की छात्र है। अब पुलिस वाले ये तो समझ जाते हैं कि ये लड़का हत्या करके उसकी जेब में पर्ची डाल के वहाँ पे नहीं डालेगा, ये इस लड़की की हत्या किसी और ने की है और उसी ने इस लड़की को फंसाने के लिए इसकी जेब में पर्ची डाली है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस लड़के की फ़ोन की लोकेशन भी निकालते हैं कि जिस समय इस लड़की की हत्या की गई होगी या फिर इस लड़की को वहाँ पे फेंकने गया होगा, जो भी क्या इस लड़के की लोकेशन वही है। तो पता चलता है कि ये लड़का जो है उस पूरे समय पे अपने घर पे था। अब लड़के से पूछा जाता है कि तुम्हें किसके ऊपर शक है, कि इस लड़की को किसने मारा हो सकता है। तो वो लड़का साफ कहता है कि मुझे इसकी माँ राकेश के ऊपर पूरा शक है, हो ना हो इसकी माँ ने ही इसकी हत्या की है। तो वो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें इसकी माँ के ऊपर शक क्यों है। तो वो बताता है कि ये जो लड़का है अमन, वो आस्था से प्यार किया करता है। और बात क्या है, 28 मई 2025 की बात है ये। 28 मई 2025 को जो है आस्था की माँ राकेश वो अपनी ननद के यहाँ पे गई हुई थी, इसीलिए पीछे से आस्था क्या करती है, अमन को अपने घर पे बुला लेती है। अब अमन और आस्था जो है घर के अंदर होते हैं। अब वो किस हाल में होते हैं ये हमें नहीं पता दोस्तों। अब अमन और आस्था जो है घर के अंदर हैं और इतनी ही देर में आस्था की माँ राकेश घर पे आ जाती है और वो इन दोनों को देख लेती है। और जैसे ही वो इन दोनों को देखती है तो वो क्या करती है, अमन के ऊपर लड़ने के लिए चढ़ जाती है, वो आग बबूला हो जाती है। तो अमन जैसे तैसे करके उसके घर से आ जाता है। अब क्या होता है, अब आस्था के साथ होती है मार कुटाई, यानी कि आस्था को घर वाले अच्छी तरह से पीटते हैं ताकि वो आगे से अमन से ना मिल सके। अब अमन से मिलने नहीं दिया जा रहा। अब आस्था क्या कहती है अपनी माँ से कि मैं अब अमन से ही शादी करूँगी और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। अब 28 तारीख से 29 तारीख आ जाती है, 29 से 30 आ जाती है, लेकिन आस्था बिल्कुल भी नहीं मानती। वो घर में खाना पीना छोड़ देती है और अपनी माँ से साफ साफ कह देती है कि वो अमन से ही शादी करेगी। इसलिए अमन भी कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी माँ साफ साफ इनकार कर देती है। अब हो ना हो आस्था को उसकी माँ राकेश ने ही मारा है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत उसके गांव दादरी जाते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा आस्था की माँ राकेश खोलती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी आस्था कहाँ है। तो वो साफ साफ कह देती है कि हमारी बेटी आस्था जो है वो घर से भाग गई है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है तो तुमने अभी तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। वो साफ साफ कहती है कि मैं रिपोर्ट क्यों लिखाऊं, अपनी बदनामी मैं खुद कराऊं ताकि पुलिस वाले मेरे घर पे आएँ। मुझे पता है कि मेरी बेटी बिगड़ गई है, वो हाथ से निकल गई है और वो हो ना हो वो अमन के साथ ही भागी है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अमन के साथ क्यों भागी, क्या बात है। तो आस्था की माँ राकेश भी सारी कहानी सुना देती है और वो थोड़ी भी अपनी बयानों से चूकती नहीं है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो राकेश है उसकी कॉल डिटेल भी निकलवाते हैं और राकेश के ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। राकेश जो है दोस्तों आस्था की माँ है। अब होता क्या है, इसी बीच में पता चलता है कि 3 जून 2024 को आस्था के घर पे उसके मौसेरे 3 बेटे आए थे जिनका नाम था गुरदीप, मोनू और मनीष। और जब ये 3 लड़के आए थे तो पहले से ही इनका दिल्ली में रहने वाला मामा का लड़का जिसका नाम है विपिन, मौसेरा लड़का जिसका नाम है विपिन, वो भी घर पे ही मौजूद था। अब
पुलिस वालों को ये वाली लीड पता चल जाती है। जिस दिन लाश पाई थी उससे पहले आस्था के मौसी के बेटे और मामा के बेटे घर पे ही थे, यानी कि 3 तारीख को घर पे ही थे। और वो घर पे क्यों आए थे? अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उन सभी के नंबरों को सर्विलांस पे डाल देते हैं और ये देखते हैं कि उस नहर के आसपास किसी का भी मोबाइल उस समय मौजूद था या नहीं था। तो दोस्तों पता चलती है कि गुरदीप, मोनू और मनीष, इन तीनों के मोबाइल उस समय पे वहीं पे थे। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इनको ढूंढना शुरू करते हैं और जैसे ही ढूंढना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि ये लोग फरार हैं। अब पुलिस वाले जैसे तैसे करके इन लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर आस्था की माँ, उसकी मौसी के लड़के और मामा के लड़के, इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा सख्ताई बरतते हैं पुलिस वाले। और उसके बाद आस्था जो है, उसकी माँ राकेश पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाती है। वो बताती है कि मेरी बेटी आस्था जो है वो हाथों से निकल गई थी। 28 मई 2025 को मैं अपने घर पे आई थी तो मैंने देखा अमन और आस्था घर पे ही थे। मैंने उसको बहुत डांटा, फटकारा। अमन तो घर से चला गया। अब मैं आस्था को भी डांट रही, फटकार रही थी, उसको समझा रही थी कि आगे से इस लड़के से मत मिलना, लेकिन वो मानी नहीं। इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मैं उससे जितनी बार बोलती कि तुम्हें उसके साथ नहीं मिलना है अमन से, तो वो साफ साफ कहती है कि मैं अमन से ही शादी करूंगी, उसी के साथ रहूंगी और उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। अब हमारी बेटी हाथ से निकलती जा रही थी। अब क्या पता वो कल को उसके साथ भाग जाए तो पूरे गांव में, समाज में हमारी बदनामी होगी। इसीलिए फ़ोन करके मैंने अपनी बहन के बेटे और भाई के बेटे को घर पे बुला लिया। उसके बाद इन लोगों ने भी आस्था को समझाया, लेकिन आस्था समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। इसीलिए हम सब ने मिलके उसको रास्ते से हटा दिया। उसकी मौसी के लड़के ने और मामा के लड़के ने क्या है, उसके हाथ पैर पकड़े और उसकी माँ राकेश ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसकी लाश को लेकर जो बहादुरपुर गांव है उसके पास एक नहर है, उसके शरीर को तो वहाँ पे फेंक देते हैं और उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर गंगा नहर है, गंगा नहर में उसके सर को फेंक देते हैं। अब पुलिस वाले जो है आस्था के सर की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक आस्था का सर उस नहर में मिला नहीं है। हो सकता है वो आगे बह गया हो। अब इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद जेल भेज दिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि इन आरोपियों में से एक आरोपी जो है वो फरार है, अभी पुलिस के हाथ में आया नहीं है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना ये है, होता क्या है दोस्तों। अब जो आस्था की माँ है राकेश, आज इसने अपनी बेटी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, तो इसने सोचा कि अब बदनामी बिल्कुल नहीं होगी। जिस समय इसको अपनी बेटी के ऊपर नज़र रखनी थी उस समय इसने अपनी बेटी के ऊपर नज़र नहीं रखी। जब वो किसी से प्रेम प्रसंग में आ गई तो ये उसको रोक रही है। अब रोक रही है तो वो रुक नहीं रही बेटी। अब जब बेटी रुक नहीं रही तो इसको आया कि समाज में हमारा क्या नाम होगा, खराब होगा नाम, समाज में सब थू थू करेंगे, इससे अच्छा तो इसे रास्ते से हटा दो। तो इसने ऑनर किलिंग के चक्कर में अपनी बेटी को ही रास्ते से हटा दिया। अगर ये चाहती तो थोड़े प्यार से अपनी बेटी को समझा सकती थी। अगर जब भी इसकी बेटी नहीं समझती तो इसको अमन के घर पे जाना चाहिए था, उसके माता पिता से बोलनी चाहिए था कि हमारी बेटी अभी 17 साल की है और आपका बेटा इस समय हमारी बेटी को पटा रहा है। अगर आपने अपने बेटे को नहीं रोका तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे, जिसकी वजह से आपका बेटा जिंदगी भर चक्की पीसेगा और सीधे सीधे पॉस्को एक्ट लगवाएंगे। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन सभी रास्तों को छोड़ के आखिरी रास्ता चुन लेते हैं और वो है हत्या। हत्या करने से दोस्तों कोई भी मामला कभी सुलझता नहीं है, बल्कि और उलझ जाता है। अब इसकी एक बेटी अगर उसके साथ भाग जाती तो इसकी बदनामी होती, पूरे समाज में थू थू होती, लेकिन आज इसने अपनी बेटी की गर्दन काट के उसके शरीर को अलग अलग फेंक दिया और उस अमन को फंसाने के चक्कर में उसकी जेब में पर्ची रख दी और उस पर्ची के चक्कर में ही ये पकड़ी गई। अगर ये पर्ची ना रखती तो कभी पकड़ी भी न जाती। अब ये तो पकड़ी ही गई, इसकी बहन के लड़के, इसके भाई के लड़के और इसके सगे 2 बेटे सब के सब जेल में गए हैं। अब देखा जा रहा है कि कहीं इस लड़की के पिता जो हैं सीआरपीएफ में जो है रमेश, कहीं उसका हाथ भी तो नहीं है इस हत्याकांड में। इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। अगर वो भी अगर इस हत्याकांड में या साजिश में शामिल हुए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये बताइए कि अब ये सब लोग जेल चले गए तो क्या इन सब की कोई वाहवाही हो गई?
क्या तारीफ हो गई, अब तो समाज में इनका नाम और ज़्यादा गिर गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, और आप कहां से देख रहे हैं हमारी कहानी, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।